1971 में पूर्वी पाकिस्तान पर भारत की विजय की 50वीं वर्षगांठ पर आकाशवाणी रांची के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम। 16 दिसंबर का दिन विश्व राजनीति के पटल पर स्मरणीय दिन है, जब केवल 13 दिनों की अवधि में एक युद्ध लड़ा गया और एक संप्रभु देश बांग्लादेश का जन्म हुआ। एक युद्ध जिसने दक्षिण एशिया की भू राजनीति बदल डाली, साथ ही 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों के आत्मसमर्पण का गवाह बना। एक युद्ध जिसने पाकिस्तान का असली चेहरा बेनकाब किया, साथ ही उन ज्यादतियों से भी पर्दा उठा जो पाकिस्तान उस वक्त के पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर करता था। 1971 का यह युद्ध पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा पूर्वी पाकिस्तान पर दमनकारी राजनीतिक और आर्थिक नीतियों का परिणाम रहा। पूर्वी पाकिस्तान पर अकल्पनीय उत्पीड़न के कारण उस वक्त लगभग 1 करोड़ लोग पलायन कर भारत में शरणार्थी बने। सभी राजनयिक और राजनीतिक प्रयास जब इस मुद्दे को सुलझाने में विफल रहे, तो भारत को यह सैन्य कदम उठाना पड़ा। वर्ष 2020 बांग्लादेश के इतिहास में एक विशेष स्थान रखता है, क्योंकि यह बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी भी है। दिसंबर 1970 में पाकिस्तानी सेना द्वारा देश भर में चुनाव कराए जाने के बाद 3 दिसंबर 1971 से युद्ध की नींव पड़नी शुरू हुई, जब पाकिस्तान ने बिना उकसावे के ही भारतीय सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले शुरू कर दिया। 1970 में पाकिस्तानी सेना ने सत्ता छोड़ने और चुनाव कराने का निर्णय लिया। इस चुनाव में शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में अवामी लीग ने भारी बहुमत से पूर्वी पाकिस्तान में जीत हासिल की, लेकिन मिलिट्री जुंता उन्हें सत्ता सौंपना नहीं चाहती थी। 1971 के शुरुआती महीनों में शेख मुजीबुर रहमान ने ढाका के रामन रेस कोर्स में ऐतिहासिक भाषण देते हुए एक नया राष्ट्र, एक संप्रभु राज्य का वचन दिया, जहां बंग भाषियों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव न बरता जाए। আমার মুক্তির সংগ্রাম, এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। আমার 25 তারিখে অ্যাসেম্বলি কল করেছে, রক্তের দাগ শুকায় নাই। আমি 10 তারিখে বলে দিয়েছি যে ওই শহীদের রক্তের উপর যে পাড়া দিয়ে আজ কৃষিতে মুজিবুর রহমান যোগদান করতে পারে না। জয় বাংলা। शेख मुजीबुर रहमान के एक संप्रभु बंग राष्ट्र के सपने को साकार करने के उद्देश्य से मुक्ति बाहिनी या मुक्ति फौज का गठन किया गया। पूर्वी पाकिस्तान में उठ रहे विद्रोह ने पश्चिमी पाकिस्तान में हड़कंप मचा दी और विद्रोह से निपटने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल टेक्का खान को पूर्वी पाकिस्तान का प्रशासक बनाया गया। लेफ्टिनेंट जनरल टेक्का खान ने पूर्वी पाकिस्तान में ऑपरेशन सर्च लाइट के तहत दमनात्मक कार्रवाई की। बंग बंधु के आह्वान पर मुक्ति वाहिनी ने आम जनता के समर्थन से देश के बड़े जलमग्न भूभाग पर अपना कब्जा बनाए रखा। मॉनसून के बाद सितंबर 1971 में मिलिट्री ने खुद को पुनर्संगठित किया और उन इलाकों पर फिर से कब्जा जमाया, और तब आजादी के लड़ाकों ने सीमा पार कर भारत में शरण ले ली। पाकिस्तानी सेना और भारतीय सेना, इसके बाद पाकिस्तानी सेना और भारतीय सीमा सुरक्षा बल के बीच झड़प शुरू हुई। धीरे धीरे दोनों देश युद्ध की ओर बढ़ने लगे। लेफ्टिनेंट जगजीत सिंह अरोड़ा, जिन्हें 1971 में पूर्वी पाकिस्तान में सैन्य अभियान का हिस्सा बनाया गया, बताते हैं। The planning was done in good time because we had the time. And the second thing is that we realized that unless we achieve success in the shortest possible time, the United Nations and the other major nations would like to try us from carrying on fighting as a ceasefire rather than giving us time to have proper victory. So we didn't want anything less than victory. I evolved that we should be able to surprise and we should also be able to have mobility. Now the communications were very sparse. आधिकारिक रूप से युद्ध की शुरुआत से पहले ही भारतीय सेना ने बोयरा की लड़ाई जीत ली। 21 नवंबर को हिंसक सैन्य युद्ध पश्चिमी सेक्टर के बोयरा, उत्तर पश्चिमी सेक्टर के हिली,
पूर्वी सेक्टर के अखौरा और उत्तर पूर्वी सेक्टर के सिलहट में लड़ा गया। 3 दिसंबर को आधिकारिक रूप से युद्ध शुरू हुआ जब पाकिस्तान ने भारत की वायुसेना अड्डों पर आक्रमण किया, लेकिन उसका हमला निष्फल रहा। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने मध्य रात्रि देश को संबोधित किया। इधर जवाबी कार्रवाई करते हुए भारतीय वायुसेना ने उसी रात तेजगांव और कुर्मीटोला एयरबेस पर आक्रमण कर भारी नुकसान पहुंचाया। एयर मार्शल H.C. दीवान, जो जवाबी कार्रवाई की रणनीति बनाने वालों में शामिल थे, बताते हैं। The Air Force bombed each and every airfield, whether in use or out of use in Pakistan, East Pakistan. And every airfield was immobilized. Once it was immobilized, they were just not able to take off. We dared them, more or less, to really fly over some of their military airfield, which was primarily in Dhaka, Tezgaon, but they did not come up because they realized that the Air Force was quite superior to them. तब सोवियत संघ ने भारत का दृढ़ता पूर्वक साथ दिया और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा युद्ध विराम के प्रस्ताव को वीटो कर दिया। इधर दूसरी ओर भारतीय सेना पूर्वी पाकिस्तान में आगे बढ़ती जा रही थी और 5 दिसंबर तक दरसाना, ठाकुरगांव, कमालपुर और अखौरा जीत लिए गए। भारतीय वायुसेना ने ढाका पर दिन रात बमबारी जारी रखा। The Air Force promised us to give favorable air situation, which they achieved within the first 36 to 48 hours and kept the enemy practically grounded. And they were able to give us certain amount of support to make up heavy artillery, and because it was not possible on these byways to be able to carry heavy weapons either. सबसे महत्वपूर्ण रणनीति पूर्वी पाकिस्तान की समुद्र और हवाई मार्गों को बाधित करने की थी, जिससे पाकिस्तानी सेना को साजो सामान की अतिरिक्त आपूर्ति रोकी जा सके। भारत ने अपनी नौसैनिक शक्ति का परिचय देते हुए बंगाल की खाड़ी में INS विराट को तैनात कर दिया। वाइस एडमिरल मेहर कुमार रॉय, जिन्होंने इस युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, उनका कहना है, In 71 we had the blockade. We prevented any of the ships and prisoners moving out by the khals, etc., because we had aircraft that operated at night. And when I spoke to Admiral Sharif when he was a prisoner in Fort William, and he said I was deaf, I was blind, because day and night the Navy hammered us in all the inside khals, etc., leading to the seas. 1971 का युद्ध सबसे कम अवधि के युद्ध के लिए भी जाना जाता है, जिसने दक्षिण एशिया की भू राजनीति बदल डाली। युद्ध की घोषणा के 3 दिनों के अंदर ही भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तानी सेना को घुटने टेकने को मजबूर कर दिया और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संसद में इसकी जानकारी दी। The people of Bangladesh battling for their very existence and the people of India fighting to defeat aggression now find themselves partisans in the same cause. The government of India have, after the most careful consideration, decided to grant recognition to पूर्वी कमांड, जो जंग की रणनीति बना और कार्रवाई कर रहा था, उसे सुनिश्चित किया कि ये लड़ाई लंबी न चले। पाकिस्तानी सेना की किसी भी जवाबी कार्रवाई और वापसी को कुचल दिया गया। अदम्य साहस का परिचय देते हुए 41वीं माउंटेन ब्रिगेड ने पूर्वी पाकिस्तान के एक अन्य महत्वपूर्ण शहर झेनिदा पर नियंत्रण कर लिया। तब के ईस्टर्न कमांड के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल JFR जैकब के संस्मरण। We planned the campaign in such a manner so that we'd be move fast and we would suffer the minimum casualties. To do this, we at Eastern Command selected our main objective to be Dhaka, and we then selected subsidiary objectives to assist in this. They were not towns but communication centers and command and control centers. For example, in the western sector we selected Magura, Farida and Faridpur. In the eastern sector, we selected Chandpur and Daudkandi. अपनी अवश्यम भावी हार को देखते हुए पूर्वी पाकिस्तान के गवर्नर ने राष्ट्रपति याहिया खान से भारत से बातचीत का आग्रह किया। इस वक्त जनरल बेन गोंजाल्वेज के नेतृत्व में भारतीय सेना आशुगंज के मेघना नदी तट पर पहुंची। अब ढाका दूर नहीं था।
पश्चिमी छोर पर पाकिस्तान ने हमले तेज कर दिए, जिससे कि भारतीय फौज को तितर बितर किया जा सके। लेकिन भारत की कड़ी जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान सैनिक और मनोवैज्ञानिक रूप से टूट गया। 9 दिसंबर को भारतीय मिसाइल जहाजों ने कराची बंदरगाह को उड़ा दिया। वाइस एडमिरल मिहिर रॉय बताते हैं कि यह पाकिस्तान पर बड़ा मनोवैज्ञानिक हमला था। We took no one's permission but missile Karachi, and more than Karachi, the Kamari oil tanks, which really made the shortage of fuel. Besides that, it broke the morale of the Pakistan Navy and the people in Karachi. पूर्वी फ्रंट पर हिंदुस्तानी फौज 36 घंटे की मेहनत के बाद मेघना नदी को पार कर पाई थी, क्योंकि दुश्मन फौजियों ने इस नदी पर बने पुल को तबाह कर दिया था। इस काम में मुक्ति वाहिनी और स्थानीय लोगों ने हिंदुस्तानी फौज की काफी मदद की थी। We had, with Mukti Bahini, been able to achieve favorable situation as far as the civilian population is concerned. So wherever we went, they were there ready to help us. Whether they are rickshaws or they are country boats for crossing river, rickshaws for carrying our stuff. पाकिस्तानी फौज ने अमेरिका में बनी जंगी बेड़ा PNG गाजी को INS विक्रांत पर हमला के लिए इस्तेमाल किया था। उनकी योजना को विफल करते हुए भारतीय नौसेना ने विशाखापट्टनम के नजदीक पनडुब्बी के हमले को नाकाम कर दिया। INS विक्रांत पर मौजूद वाइस एडमिरल प्रकाश के मुताबिक, ship like aircraft carrier is a very big target, and in fact the whole honor of the Indian Navy was crystallized in this one target. I received message straight away that Ghazi sunk. Now it was a tremendous relief. दूसरी तरफ जमीनी जंग में भी हिंदुस्तानी फौजियों ने अपनी ताकत का भरपूर प्रदर्शन किया था। 11 दिसंबर की शाम टनगेल एरिया में दूसरे पैरा बटालियन को उतार दिया गया था, ताकि पाकिस्तानी फौज मेमन सिंह सेक्टर से ढाका तक अपनी फौजियों को न पहुंचा सके। इस कामयाबी में भी मुक्ति वाहिनी और स्थानीय लोगों ने काफी अहम भूमिका निभाई थी। The 7th American Fleet was approaching the Bay of Bengal. It became imperative to finalize the fall of Dhaka. To achieve that, I felt that I must help the army in a bigger way and to quicken up the whole process of marching towards Dhaka. The closest that the army echelon or the army advanced troops were, they were in the north. So we had used this paradrop in the north of Dhaka. 10 दिनों की जंग के बाद 12 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी फौज ने विभिन्न सेक्टरों में आत्मसमर्पण करना शुरू कर दिया था। उस वक्त तक ढाका में हिंदुस्तानी फौजियों का बड़ा हिस्सा टनगेल और नरसिंगड़ी से पहुंच गए थे। उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल सैम मैनिकशॉ ने ऑल इंडिया रेडियो के जरिए अपने ऐतिहासिक प्रसारण में जनरल नियाजी को हथियार डालने की सलाह दी थी। उन्होंने यकीन दिलाया था कि जेनेवा सम्मेलन के मुताबिक ही हथियार डालने वाले फौजियों के साथ व्यवहार किया जाएगा। As we landed, I was received by the Pakistan Army Chief of Staff, plus there were the foreign press, the whole lot of them, as well as United Nations representatives who offered us their good services to negotiate. I felt that they had no role in the surrender, so I thanked them, and I then proceeded on towards Niazi's headquarters. We had a lot of trouble in reaching Niazi's headquarters. The fighting was still going on in the bits of the town. We could hear the firing, and Mukti Bahini stopped us, and they wanted to attack Niazi's headquarters. I told them Niazi was about to surrender and there was no point in doing so. 16 दिसंबर की शाम 4:31 पर ढाका के रेस कोर्स मैदान पर आत्मसमर्पण के समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। इस कार्रवाई की पूरी व्यवस्था जनरल जैकब ने ही की थी। इस मौके पर मौजूद जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा ने इस यादगार लम्हे को याद करते हुए बताया, I had decided that we'll take the surrender in public view. So that's why the surrender was taken on the race course. And the public has gathered there in absolutely large numbers, which has had a tremendous effect on public. हिंदुस्तानी फौज ने 16 दिसंबर की सुबह पश्चिमी फ्रंट पर एक तरफा सीज फायर का ऐलान कर दिया था। जंग खत्म हो गई थी और एक नया राष्ट्र हिंदुस्तान के पूर्वी तरफ बांग्लादेश के नाम से बन गया। हिंदुस्तानी फौजियों ने बांग्ला बोलने वाले लाखों लोगों के अरमान को इंसानियत के नाते पूरा किया। इस जंग में पाकिस्तान अपने आधे से ज्यादा नौसैनिक और 1/4 वायुसेना की ताकत गंवा चुका था। आज हम अपने उन 3,500
3000 से ज्यादा भारतीय वीर सपूतों को श्रद्धा से याद कर रहे हैं, जिन्होंने एक राष्ट्र बनाने के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी थीं। उस वक्त के पूर्वी कमांड के प्रमुख जनरल जैकब ने दिल को छू लेने वाली शायरी से उन फौजियों को श्रद्धांजलि पेश की। What passing bells for these who die as cattle? Only the monstrous anger of the guns, only the stuttering rifles' rapid rattle can patter out their hasty orisons. No mockeries now for them, no prayers, nor bells, nor any voice of mourning save the choirs, the shrill, demented choirs of wailing shells and bugles calling for them from sad shires. यह थी आकाशवाणी रांची के समाचार सेवा प्रभाग की एक विशेष प्रस्तुति।